आज पहली खबर में हम बात करेंगे गाली पर कदर की। बिहार की राजधानी पटना में पीएम के अपमान पर आज खूब घमासान हुआ है। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में आज बीजेपी का हल्ला बोल दिखा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच खूब लाठियां चली। दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस को भी बीच में एक्शन लेना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन दिखा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए। दूसरी खबर में हम बात करेंगे पीएम मोदी का मिशन जापान। प्रधानमंत्री मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर टोक्यो में है। टोक्यो में भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी पार्टनरशिप आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। तीसरी खबर में बात करेंगे मराठा आंदोलन की। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल आज मुंबई में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। जरांगे ओबीसी कैटेगरी में मराठा आरक्षण के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनशन शुरू करने की तैयारी में है। चौथी खबर में बात करेंगे देश भर में सैलाब की आफत जो बेहिसाब है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के पहाड़ों और मैदानी राज्यों में बारिश और बाढ़ से सड़कें, हाईवे, घर और पुलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 36 लोगों की जानें चली गई। माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले 2 से 3 दिनों तक के लिए रोक गया। अब शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर की। बिहार की राजधानी पटना में पीएम के अपमान पर खूब घमासान दिखा है। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में आज भाजपा का हल्ला बोल दिखा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठियां चली। दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करे। 30 मिनट तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को सड़क से हटवाकर सड़क खुलवाई। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माता के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने सबसे घृणित काम किया। इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो हिंसात्मक नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर उनके साथ हिंसा की जाएगी तो हम इतने भी निर्बल नहीं हैं कि एक कोई थप्पड़ मारेगा तो अपना दूसरा गाल आगे कर देंगे, जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और वैसे भी ये हमारी अस्मिता की बात है, ये हमारे आत्म स्वाभिमान की बात है। प्रधानमंत्री की मां को मंच से गाली दिया गया, ये लोग माफ़ी मांगने की जगह हिंसा कर रहे हैं। ये घुसपैठियों की इतनी औकात है कि इस देश में आके बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को गाली देंगे और गाली दिलवाएंगे ये लोग। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया के हांड में हल्दी लगा देते हैं हम बिहारी लोग, और जब हल्दी लगेगी ना तो बाप बाप करेंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। गुंडागर्दी है इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया। अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई। और अब फिर
यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इस लोकतंत्र की दो सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में गली के गुंडों की तरह लड़ते हुए दिख रहे हैं। अब जरा यह बताइएगा कि जो रिजवी गिरफ्तार हुआ है, शुरुआती पूछताछ में उससे क्या कुछ निकला और यह अब पूरा विवाद जो है वो अंत कहां पर होगा अब इसका? तो शिवम के पास अभी आपको ले चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और ये झगड़ा जिस पार्टी के बैनर तले वो लड़ रहे हैं उसी के झंडे को निकाल कर फेंक दे रहे हैं। और ये देखिए, दे लाठी दे लाठी। शिवम, आपको आवाज मेरी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। बिल्कुल। देखिए आशीष, ये एक बात ये है कि बहुत निचले स्तर तक ये पूरी राजनीति आ गई है और अब मुझे लगता है बिहार की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। जिस तरीके से ये इस पूरी स्तर को ही गिरा दिया, अगर टिप्पणी की जाती है, हम उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जिस तरीके से संबोधित किया गया, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है, ये उस घृणा को भी दिखाता है। जो गिरफ्तार हुआ, बिल्कुल उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइज भी किया गया था वो भी माफी मांगते हैं, वो भी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप कांग्रेस नेताओं की तरफ से जब आप रिस्पांस देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इन्हीं की तरफ से कराया गया, इनके एजेंट्स होते हैं, वो तमाम चीजें। इस वक्त जो विपक्ष है वो बहुत बुरी तरीके से घिर चुका है। हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से इनका विरोध होना था, लेकिन आप जानते हैं जब ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं वो कितने भावनात्मक हो जाते हैं। तो उनको जब लगता है कि भाई आपने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे दी, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया है, और ये उस स्तर पर गिर चुका है जिसको शब्दों में जिसकी व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकती है। लेकिन तमाम तरीके की टिप्पणियां यहां पर जो है वो आ रही हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। खंडन बहुत तरीके से इसका किया जा रहा है। अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से उनको कहा गया है कि भाई इस पर माफी मांगनी चाहिए, माफी से कम तो हम यहाँ पर कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपी नड्डा जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि सारी हदों को पार कर दिया गया है और राहुल तेजस्वी जो है वो माफी मांगे। संबित पात्रा की तरफ से भी यही कहा गया है कि भाई ये सारी हदों को पार करके जिस तरीके से टिप्पणी की गई है नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कहा गया 140 करोड़ भारतीयों का ही अपमान है, ये इंसल्टिंग है, बहुत गलत है। चिराग पासवान ने इसको बहुत शर्मनाक व्यवहार के तौर पर बताया है। साथ ही सम्राट चौधरी की तरफ से भी इसको चीप पॉलिटिक्स बताया गया। अपॉलॉजी जो है वो इशू करना है इनको, विपक्ष को, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आप देख लीजिए बीजेपी की तरफ से ये लीगल एक्शन, वो तमाम चीज़ें, लेकिन मोहम्मद नौशाद की तरफ से माफ़ी मांगा जाना कि भाई वो इस बात का समर्थन नहीं करते, वो तमाम चीज़ें, जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक है, लेकिन ये बवाल अभी खत्म होने वाला नहीं है।
आपने देखा कि अभी जो यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये जवाब अब आगे चलता जाएगा। ये है कि भाई ग्राउंड पे सिचुएशन इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से आप टूटी हुई गाड़ियों की तस्वीर देख पाते हैं, कांग्रेस इस तरीके से घिर चुकी है कि भाई उसके पास बचाने के लिए खुद को कोई ऑप्शन नहीं है। क्या जवाब आप देंगे? जो हुआ है, अगर उनके रैलीज में, अगर उनकी सभाओं में इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आके मंच पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेता है, फिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भाई चलिए ठीक है, कितना भी हमारा विवाद रहे, लेकिन हमने कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है क्या? आपके विरुद्ध या फिर आपके परिवार वालों को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी की गई है क्या? जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं वो भावनात्मक हैं, इस वक्त वो भावनाओं में बह चुके हैं, और इसलिए इसको सिचुएशन को हैंडल करना और जल्दी नहीं शिवम, आपको नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, जो इसे दूसरा राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये पता करें कि किस पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्हें भी खुद आगे आके उसके बयान का खंडन करना चाहिए था। यहां बात देश के प्रधानमंत्री की है। एक नौशाद जो है, जिसने आयोजन कराया था, केवल उसके माफी मांगने से या उसके टिप्पणी से यह विवाद खत्म नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दूसरी तरफ जाने के बजाय सीधा कहना चाहिए था कि वो इसका समर्थन नहीं करते और पूरी तरीके से खंडन करते हैं। वही तो बात है कि भाई स्टार्टिंग में जिस तरीके से यहाँ पर आप रिएक्शन देखेंगे पवन खेड़ा का, तो पवन खेड़ा ने क्या बीजेपी को एक्यूज कर दिया, बोल रहे हैं कि सारा का सारा इंजीनियर जो है इन्हीं की तरफ से किया गया है, ये सारी इंजीनियरिंग जो है बीजेपी की तरफ से की गई है, कि भाई हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा जो है उसको डिरेल करना चाहते हैं, उनके पास इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं, उपाय नहीं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये केवल खुद को बचाने के लिए, अपनी स्लेट को साफ करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है। गलती बहुत बड़ी है और इस पे क्या माफी दी जाएगी? अब ये अपराध है बहुत बड़ा। आप कोई भी, आपका प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, आप कितने भी निचले स्तर पर कह सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप चोर कह लें, वो कह लें, तमाम शब्दावली का इस्तेमाल कह लें, आप धोखेबाजी कह लें, वोट चोरी कह लें, लेकिन ये कहां से हो जाएगा कि भाई इसको लेकर अभी तक कोई ऐसी अपॉलॉजी जो है वो और कहीं से शीर्ष नेतृत्व से तो मैंने तो अभी तक नहीं सुनी है। वो इसको सीधा आप उल्टा घुमाने का प्रयास जरूर करेंगे कि भाई ये आपकी तरफ से इंजीनियर किया गया है, आपकी तरफ से कराया गया है। तो अब देखिए, विपक्ष के पास अब मुद्दा है नहीं कि भाई इसका गलती बहुत बड़ी है, अब केवल बयानबाजियां चलेंगी। पवन खेड़ा की तरफ से तो ये कह दिया गया कि भाई इंजीनियर तो इन्हीं की तरफ से किया गया है, तो इस पर हम क्या करें? ये कोई भी आके कुछ भी बोल। हालांकि ये जो रिजवी था, ये दरअसल एक ऑटो चलाता था, पिकअप वैन ये चलाता था। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस पार्टी से ताल्लुक रखता था, लेकिन अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उसमें यही है कि किसी पार्टी से फिलहाल अभी शुरुआती जांच में ताल्लुक होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल पूछताछ इस पूरे मामले में जारी है। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जानकारी के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद पीएम मोदी की ये जापान दौरा रणनीतिक और आर्थिक निवेश के लिहाज से काफी अहम है। तो मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वही भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता दिल्ली से लाइव जुड़ी हैं। दृष्टि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
बतौर प्रधानमंत्री ये 8वीं जापान की यात्रा है, लेकिन ये 7 यात्राओं से बिल्कुल अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब इस जापान यात्रा के मायने क्या हैं, उनकी राजनीतिक समीकरण क्या निकलेंगे, जरा इसको समझाइएगा और व्यापारिक तौर पर हमें कितना लाभ मिलने जा रहा है। देखिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा ही रही है। 7 बार उन्होंने जापान यात्रा की है। 2014 में उन्होंने पहली जापान यात्रा की, फिर 16 में, 18 में, 19 में और 23 में। तो देखिए ये जो 25 में जो प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा है, ये तब इम्पॉर्टेंट है जब 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा है कि जिस तरीके से भारत का टैलेंट पावर हाउस है, उसी तरह टेक्नोलॉजी में जापान पावर हाउस है। तो अगर जापान अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए उसको एक अच्छे बाजार की आवश्यकता है, जो कि उसको भारत में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टैलेंट है, युवा है यहाँ पर। तो जिस तरीके से जापान की कंपनियाँ, टोयोटा है, सुजुकी है, इसके अलावा अन्य कंपनियाँ जो भारत में है, उस पर लोगों का भरोसा है। तो ऐसे ही अगर जापान यहाँ पर अपना निवेश करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और भारतीयों को भी उनके टैलेंट का पूरा लाभ मिलेगा। तो इस बार का ये जो दौरा है इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। इसमें 100 से ज़्यादा MOU पे साइन किया गया है और देखिए 2 दिवसीय दौरा है। इसके साथ ही रणनीतिक और आर्थिक तौर पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की बात होगी, साथ ही कम्युनिकेशन को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के, क्योंकि जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो चिप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेमीकंडक्टर को लेकर के भी बातचीत हो सकती है और साथ ही इसमें मेडिसिन और दवाई की सप्लाई पर भी बात हो सकती है। दोनों देशों के AI पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बातचीत हो सकती है। 10 ट्रिलियन येन जो है वो जापान भारत में निवेश कर सकता है, ऐसी जापान के मीडिया से बातचीत हुई थी, इसमें पता चला। और देखिए इस तरह की प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि जापान क्योंकि भारत के संग बहुत अच्छी साझेदारी करता रहा है और जिस तरह जापान भी टैरिफ के दंश को झेल रहा है और भारत में भी उसका प्रभाव है, तो ऐसे में जो जापान का जो अपना जो कह सकते हैं कि घरेलू जो बाजार है वो भी काफ़ी सिकुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में उसको एक बड़े बाजार की ज़रूरत है जो भारत दे सकता है। ऐसे में दोनों देश मिलकर अगर आर्थिक और रणनीतिक तौर पे अच्छी साझेदारी करते हैं तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया, जिस तरह जापानी महिलाओं ने भारतनाट्यम दृश्य का पेश किया, उसको देखते हुए बहुत अच्छी शुरुआत रही। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इशिबा से भी बातचीत की, 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी बातचीत की, तो बहुत अच्छा ही दौरा माना जा रहा है। जी आशीष जी, चलते चलते अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जो यात्रा की है वो अमेरिका की है, वो 10 बार है। उसके बाद फ्रांस था जहां पर 8 बार की है। जापान तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब वो फ्रांस के साथ बराबर आ गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बार अपनी बतौर प्रधानमंत्री यात्रा की है। ये यात्रा बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिन 40 देशों को भारत ने चुना है एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर, उसमें एक मुल्क जापान भी है। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी जुड़ी थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है और इसका केंद्र अब मुंबई का आजाद मैदान बन चुका है। मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जारांगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ भीड़ से एक लंबा पैदल मार्च करते हुए 29 अगस्त को मुंबई पहुंच रहे हैं। जारंगे पाटिल ने साफ ऐलान किया है कि जब तक मराठा समाज का आरक्षण नहीं मिलता वो आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। मनोज जारंगे की सबसे बड़ी मांग है कि मराठा समाज के सभी लोगों की कुनबी जाति में शामिल किया जाए। दरअसल कुनबी जाति पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी में आती है। अगर मराठाओं को कुनबी के रूप में मान्यता मिलती है तो उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार को मुश्किल में डाला हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बड़े आंदोलन जो हैं वो कर चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध उगले मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध, अब हम इस पूरे प्रदर्शन को देखें या यूं कहें इसे शक्ति प्रदर्शन का नाम देकर कहें तो ये मांग जाकर कहां खत्म होगी, क्योंकि पहले ही 10% आरक्षण तो मिला हुआ है। अब किस नए आरक्षण की ये मांग कर रहे हैं? जी आशीष जी, देखा जाए तो जो मराठा आरक्षण की जो मांगे हैं वो मांगे OBC समुदाय के OBC से हटके हमें एक अलग से जहाँ की आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी एक मांग मनोज जारंगे पाटिल ने की थी, जहाँ की उन्होंने ये मांग को लेकर अनशन भी किया था कुछ दिनों पहले। और अब उन्होंने
मुंबई का रुख अपनाया है और मुंबई में आजाद मैदान में उन्होंने जो आज से अनशन चालू किया है। अनशन से पूरा मुंबई था वो झकाझक पूरा टाइट हो गया था, जहाँ के आने जाने में भी दिक्कत जा रही थी। लेकिन जो देखा जाए तो अभी मनोज जरांगे ने कहा है कि 2 घंटा में पूरा मुंबई खाली कर दो। सारे जो मराठा समुदाय जो मुंबई में आए थे उनको अभी कहा है उन्होंने कि पूरा मुंबई खाली कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश के पहाड़ों और मैदानी राज्यों में बारिश और बाढ़ से सड़कें, हाईवे, घर और पुलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 36 लोगों की जानें चली गई। माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले 2 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण लगभग 30 से 40 परिवार मलबे के ढेर में दब गए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हरिद्वार में कार पानी में बह गई, नदी में अचानक तेज बहाव आ गया और लोगों को अपनी गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिला। भारी बारिश से ऋषिकुल नाले का पानी फिर से उफान पर है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी के जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकुल विद्यालय के सामने का वीडियो भी सामने आ गया है। लोगों ने जिला अधिकारी से तत्काल कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। तो बारिश से टूटी सड़कें, मंदिर तक व्यास नदी का पानी पहुंचा, मनाली में जब जो जीप है वो खाई में गिर जाती है, सेल्फी पॉइंट पूरी तरीके से तबाह हो गया, जम्मू में पुल क्षतिग्रस्त हो गया, डोडा में मंदिर के पास पूरी तरीके से पानी भर गया। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ रमन सैनी जम्मू से जुड़े हैं, हमारे साथ प्रदीप यदुवंशी हरिद्वार से जुड़े हैं। रमन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस समय अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां पर परिस्थिति क्या है, और मुझे लगता है कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाते हुए अपनी बातों को रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से बाढ़ और बारिश का कुदरत का कहर जम्मू कश्मीर पर टूटा है, उससे तमाम सड़कें हों, तमाम पुल हों, तमाम पुलियां हों, वो जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। मैं इस समय जम्मू के तवी ब्रिज पर मौजूद हूँ, 4th ब्रिज, जहां पर पुल टूट गया था, और इस पुल को बनाने का जिम्मा जो है अब भारतीय सेना ने अपने हाथों में लिया है। और महज आज सुबह 6:30 बजे काम की जो है वो शुरुआत हुई थी, और अगर आप देखेंगे तो ये काम जो है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। यहाँ से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि 110 फीट लंबा ये ब्रिज जो है, बैली ब्रिज जो है वो तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा तवी का जो स्पैन है, जिस जहां पर ये पुल टिका हुआ था, वो काट दिया था। और किस तरीके से इस ब्रिज को जो है वो तैयार किया गया है, मैं तस्वीरों के रास्ते से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। अब महज 1 से 1.5 घंटे का समय और लगेगा, जब इस पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से रिस्टोर कर दी जाएगी। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि 110 फीट लंबा ये ब्रिज है। आपको याद होगा कि किश्तवाड़ के पाडर में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तब वहां पर इसी तरीके से जो पुल था वो पुल बह गया था, और महज 7 घंटे में भारतीय सेना ने वहां पर पुल तैयार कर दिया था। और अभी अगर आप देखेंगे तो आज अभी 12 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं और इस पुल को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया गया है। यानी कि भारतीय सेना चाहे जम्मू कश्मीर में कैसी भी परिस्थितियां हो या देश में कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे वो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाना हो ऑपरेशन सिंदूर के तहत, या फिर किसी भी आपदा में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाते हुए लोगों को राहत पहुंचाने की बात हो, तो भारतीय सेना हमेशा से सदैव अग्रसर रहती है, आगे रहती है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना सहयोग जो है वो भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है, ताकि उनकी वो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि कितने कम समय में ये पुल बनकर तैयार हो गया। और जैसा रमन भी बता रहे हैं कि महज 1 घंटे के बाद इस पर आवाजाही भी शुरू होगी। प्रदीप यदुवंशी भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, हरिद्वार में इस समय क्या परिस्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में भी लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार लोगों के घर में पानी भरने की जो समस्या है ऋषिकुल मैदान से, ऋषिकुल चौराहे से लगातार आ रही है कि वहां पर जल भराव की समस्या से लोग जो है
प्रभावित हैं, स्कूली बच्चे भी विद्यालय नहीं जा पा रहे। वहीं अगर बात की जाए, लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जुड़ने के लिए, और रमन आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे दो सहयोगी थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया।